नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी हम समावेशी शिक्षा को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो आइए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें 5 प्रमुख कारकों में सबसे पहले है शिक्षार्थियों में विविधता, दूसरा है शिक्षा की तैयारी, तीसरा है भौतिक सुविधाएं, चौथा है संसाधनों की उपलब्धता और पांचवा है मूल्यांकन व्यवस्था। ये 5 प्रमुख कारक हैं जो समावेशी शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम देखें। सबसे पहला कारक शिक्षार्थियों में विविधता। जब आप एक अध्यापक के रूप में कक्षा में पढ़ाते हैं तो हो सकता है कि उन बच्चों की उम्र समान हो। जैसे आप कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चों की उम्र समान हो सकती है, लेकिन उनके सीखने की क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। अगर आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं, आपने जोड़ सिखाया तो 2-4 बच्चे एक ही बार में सीख लेते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा मेहनत करके सिखाना पड़ता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आपने देखा कि उनके सीखने की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो यह आपके सामने एक चैलेंज हुआ, यानी कि जो बच्चे समान लेकिन क्षमताएं अलग अलग हैं, और शिक्षक के लिए यह चुनौती बन जाता है कि किस प्रकार से उन बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए कि सभी बच्चे सीखें और सभी बच्चे आगे बढ़ें। तो ये एक चैलेंज भी है। इसमें कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश से होते हैं। जैसे अगर शहरी क्षेत्र से रहने वाला बच्चा है और आपने उसको बता दिया कि धान के बारे में बता रहे हैं, तो वह धान और चावल में फर्क करना ही नहीं जान पाएगा कि धान क्या है चावल क्या है ना। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वही ग्रामीण परिवेश का बच्चा रहेगा तो तुरंत जान जाएगा, लेकिन शहरी परिवेश का बच्चा नहीं बता पाएगा। शहरी परिवेश में रहने वाला बच्चा हो सकता है कि कुछ कीड़ों के नाम, कुछ जानवरों के नाम ही न जान पाए, है ना, या ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा न जान पाए। तो आपको ऐसे उदाहरण लेकर चलने हैं जो दोनों के ही परिवेश, ग्रामीण शहरी दोनों प्रकार के बच्चों को मतलब बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, वे जानते हो। तो इस प्रकार से विषय सीखने में भी अंतर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मुझे गणित नहीं आता है या मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, उन्हें दूसरी विषय सीखने में आसानी होती है। आपने देखा भी होगा जब निपुण वगैरह होता है तो बच्चे गणित तेजी से सीख लेते हैं, लेकिन हिंदी में पिछड़ जाते हैं। हिंदी की जो उनकी क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चे हिंदी में कमजोर हैं, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाते हैं गणित की तुलना में, ठीक है। तो वो अंतर होता है। कुछ बच्चों को हिंदी भी बेहतर तरीके से समझ आती है, वे गणित में कमजोर हो जाते हैं। कुछ बच्चों को अंग्रेजी में कमजोरी होती है। तो इस प्रकार से समस्याएं आती हैं। तो ये एक प्रकार का बड़ा चैलेंज भी हो जाता है शिक्षार्थियों में विविधता। तो ये बहुत कुछ शिक्षक पर निर्भर करता है। जो दूसरा पॉइंट है वो इसी बात को देख रहे हैं हम कि शिक्षक की तैयारी किस प्रकार से है। देखिए, ये जो समावेशी शिक्षा है इसमें सबसे प्रमुख शिक्षक ही तो है, क्योंकि अंत में बच्चा कहाँ जाएगा, कक्षा में ही जाएगा। सब जितनी भी चीज़ें मिला जुला कर लगाई जाती हैं, चाहे उस बच्चे को जिस प्रकार से भी सरकार के माध्यम से, अगर उसको मान लीजिए कि वह फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो सरकार के द्वारा उसे व्हील चेयर उपलब्ध करा दिया गया और उसके ग्राम प्रधान के द्वारा ये मतलब एक प्रकार से हेल्प उसकी कर दी गई, विद्यालय तक पहुंच उसकी बना दी गई। उसके बाद अंत में बच्चा शिक्षक के पास ही आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिर उस बच्चे के आगे बढ़ने की, समावेशन करने की, वह बच्चा रोज आखिर में उस कक्षा में बैठेगा तो सबसे महत्वपूर्ण फिर उसके लिए शिक्षक ही हो जाते हैं कि शिक्षक किस प्रकार से उसे ट्रीट करते हैं, शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से रहता है। आप देखते हैं हमारे जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, शिक्षकों की जो ट्रेनिंग्स आपने की भी होंगी, तो आप लोगों ने सामान्य ट्रेनिंग तो की होंगी। आप बताइए, अगर विशेष आवश्यकता वाला कोई बालक है तो उसकी आपने कितनी ट्रेनिंग की है। इसका मतलब अगर आप उसका उत्तर जान रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि ट्रेनिंग का भी अभाव रहता है। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो बोलने में और सुनने में जिनको दिक्कत होगा, आप बताइए कि एक सामान्य शिक्षक जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं वो उस बच्चे को कैसे सिखा पाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उस प्रकार की ट्रेनिंग का अभाव रहता है। अध्यापक क्या करते हैं, एक ही तरीके से सबको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इससे कुछ बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटी, मतलब कुछ प्रकार से अयोग्यता है, मान लीजिए असमर्थता जिसको कहेंगे है, वे फिर उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा सुनने में असमर्थ है, या बच्चा बोलने में असमर्थ है, या बच्चा कुछ ऐसा होता है कि बोल नहीं पाता, तुतला कर बोलता है, तो यह बच्चा अक्षर को उल्टा बना देता है। तो इस प्रकार की समस्याएं बच्चों के सामने होती हैं, और अगर आप उन सभी को एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो फिर ये समस्या हो जाएगी, और फिर ये समावेशी शिक्षा जो है उस बच्चे को मतलब मुख्य धारा में लेकर आना कठिन हो जाएगा। तो ये एक दूसरी प्रमुख जो है कारक है जो कि इस समावेशी शिक्षा को प्रभावित करता है। तीसरा है भौतिक सुविधाएं। देखिए, विद्यालय में सभी प्रकार की जो बेसिक चीज़ें हैं सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। आप शिक्षक के रूप में या प्रधानाध्यापक भी अगर हैं, प्रभारी हैं, तो आपके द्वारा हमेशा हर साल फॉर्म भरा जाता है कि मेरे विद्यालय में
पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालय की है कि नहीं, महिलाओं बच्चियों के लिए अलग, बालकों के लिए अलग है कि नहीं है, ये तमाम जानकारी आप देते हैं। तो सरकार का यही प्रयास है कि पानी सबको स्वच्छ मिले, टॉयलेट मिले, खेल का मैदान। अगर देखिए, अगर लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं रहेगा तो लड़की वहां जाने में अनकंफर्टेबल महसूस करेगी और फिर वह स्कूल जाना एक समय के बाद बंद कर देगी। तो यह इसलिए आवश्यक है कि बच्चियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए, अलग टॉयलेट होना चाहिए। उसी में लड़के लड़कियां अगर एक साथ जाएं तो क्या यह संभव है कि वे बच्चे विद्यालय में रहेंगे? नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। इसलिए यह होना चाहिए कि टॉयलेट अलग होना चाहिए, पानी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, फर्नीचर वगैरह होनी चाहिए, रैंप होना चाहिए व्हील चेयर इत्यादि के लिए, है ना। व्हील चेयर से बच्चा चल रहा है तो वो कक्षा में कैसे प्रवेश करेगा, उसके लिए व्हील आपने रैंप बनवाना है। सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। तो भौतिक सुविधाएं भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं समावेशी शिक्षा में, ठीक है। और ये सबसे बड़ी अड़चन भी है ना। ये तमाम प्रकार की अगर समस्याएं अगर रहेंगी, खेलने का मैदान नहीं रहेगा, दरवाजे नहीं रहेंगे, अगर बच्चा थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो रही है, अपनी गाड़ी लेकर अगर जो चल रहा है, व्हील चेयर लेकर नहीं जा पा रहा है, तो फिर उसे ऑड फील होगा, फिर वो कक्षा में नहीं आएगा। तो ये एक समस्या हो जाएगी। इसलिए हम अगला जो प्रमुख कारक हम समझ सकते हैं, भौतिक सुविधाएं विद्यालय में बेहतर है तो समावेशी शिक्षा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। आगे है संसाधनों की उपलब्धता। चौथा प्रमुख कारक है संसाधनों की उपलब्धता। इसमें शैक्षणिक संसाधन है और दूसरा है मानव संसाधन। देखिए, अगर बच्चा मतलब देखने में उसको दिक्कत है, देख नहीं पाता है, तो उसके लिए ब्रेल किताबें सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। और कुछ बच्चों को चीज़ें बताने पर नहीं समझ में आती हैं तो उनको फ्लैश कार्ड वगैरह यूज के पिक्चर और बिग बुक वगैरह, आपने चित्र सामग्री देखी होगी, आपको टीएलएम जिसको आप कहते हैं, ये एक्चुअली टीएलएम ही है। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है ये पूरा का पूरा टीएलएम ही है, जिसमें ऐसे उपकरण है, कंप्यूटर है, टैबलेट के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। तो बच्चे इंटरेस्ट उस पर ले रहे हैं, क्योंकि आपने अगर सभी बच्चों को मतलब सभी बच्चों की सीखने की क्षमता हमने शुरुआत यहीं सीखी थी, एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चों को आपने डायरेक्टली ओरल बता दिया, समझ गए, कुछ बच्चों को चित्र के माध्यम से ही समझ में आएगा, कुछ बच्चों को कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। तो इस प्रकार की अलग अलग क्षमता के कारण बच्चों को सीखने की क्षमताएं अलग अलग है, तो उनको सिखाने के लिए भी अलग अलग चीजें हैं। अब कुछ बच्चे को सुनने में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए हियरिंग एड चाहिए, है ना, कान में लगेगा तभी वह बच्चा सुन पाएगा, नहीं तो आपके समझाने में क्या फर्क पड़ता है, उसको सब सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से डिवाइसेस वगैरह होती हैं जो समावेशी शिक्षा को मतलब कि बेहतर बनाती हैं। तो ये शैक्षणिक संसाधन है जो उपलब्ध होने चाहिए विद्यालय में। अगर उपलब्ध हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका ये समावेशी शिक्षा है ये बेहतर तरीके से सभी बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। आगे है मानव संसाधन, मनोवैज्ञानिक। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इसका अभाव है हमारे सरकारी विद्यालयों में। बताइए ये कहाँ आपको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, बहुत कम रहते हैं। अब काउंसलर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकते हैं। कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तुतला कर बोलते हैं, तो अब जैसे उसको क कुत्ता बोलते हैं बच्चे, आपने देखा भी होगा। तो कोई ऐसा स्पीच थेरेपिस्ट बताने वाला, समझाने वाला तो है नहीं। काउंसलर, कुछ बच्चे स्कूल आने में डरते हैं, भय लगता है उनको, घबराते हैं स्कूल आने में, तो उनके लिए मनोवैज्ञानिक क्या विद्यालय में है? नहीं है, कम रहते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट हैं, बच्चों को बोलने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए कि अगर सुनने में, माफ करिएगा, सुनने में दिक्कत हो रही है बच्चे को, तो उसके लिए अगर ऑडियोलॉजिस्ट रहेंगे तो उसका निरीक्षण करेंगे कि हाँ इसको सुनने में दिक्कत है, तो हियरिंग एड वगैरह उपलब्ध कराएंगे। कुछ बच्चों को चलने में दिक्कत होती है, हाथ में दिक्कत होती है, उठाने में, मतलब शारीरिक समस्या हो सकती है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे, बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, तो फिर वो बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीख पाएगा, समझ पाएगा, मतलब चल पाएगा, आ पाएगा विद्यालय, तो जुड़ पाएगा समावेशी शिक्षा से। तो संसाधनों की उपलब्धता भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है समावेशी शिक्षा को। पांचवा है मूल्यांकन व्यवस्था। अब हमारे यहाँ मूल्यांकन किस प्रकार से होता है? परीक्षा हो गई, लिखित कापी जांच दिया गया, बच्चा पास हो गया। क्या यही एक मूल्यांकन का तरीका हो सकता है, केवल कापी जांच या लिखित परीक्षा? कुछ बच्चे बताने में अच्छे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। तो क्या सिर्फ इस प्रकार से आप उसका मापन करेंगे कि परीक्षा हो जाए और लिखित परीक्षा हो जाए उसी के आधार पर? नहीं। तो ये देखिए, बच्चे की जो समावेशी शिक्षा है उस बात को नहीं कहती है कि आप लिखित परीक्षा पर ही जोर दें। उसमें देखिए, बच्चे की क्षमता का आपको मापन करना है, अक्षमता का नहीं करना है, ठीक है। बच्चे की क्या क्षमता है उसको देखिए, वो चीज़ पर जोर दिया जाता है। लिखने में कमजोर है तो फेल कर दिया जाता है। आपने देखा कि कुछ बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, समझने में भी इंटेलिजेंट, मतलब आपकी बात समझ जाएंगे, लेकिन जब लिखने की बारी है थोड़ा सा स्लो लिखते हैं। मान लीजिए आप 1 घंटे की परीक्षा ले रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने जल्दी कर लिया, वो बच्चे नहीं लिख पाते, उनको आ रहा है, धीरे धीरे लिखते हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन अब वो समय उनका पूरा हो जाता है तो अब वो फेल हो जाते हैं या उनका नंबर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सिर्फ लिखने के आधार पर उसको जज नहीं कर सकते। और भी बच्चे का आप उसको कोई मतलब प्रैक्टिकल उससे करवाइए, कोई एक्टिविटी करवाइए, उसके माध्यम से भी आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जो धीमी गति वाले हैं,
जो बोल नहीं पाते उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है बच्चे कक्षा में, तो इसके लिए हम समाधान है कि मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, चित्र आधारित मूल्यांकन होना चाहिए, गतिविधि आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह मूल्यांकन व्यवस्था भी कहीं न कहीं हमारी समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है। बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, धीमी गति से लिख रहा है, अगर वो उसको आ रहा है, लिख नहीं पा रहा, पिछड़ जा रहा है, और उसके बाद मान लीजिए आपने उसको परीक्षा में कम नंबर दे दिया, तो फिर उसके अंदर अपने प्रति एक हीन भावना आएगी कि देखो मुझे आ रहा था लेकिन मैं नहीं लिख पाया, नंबर नहीं प्राप्त कर पाया। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चा अपने आप को फिर बाकी बच्चों की तुलना में कमजोर समझने लगता है। तो ये बेहतर नहीं हो सकता है। समावेशी शिक्षा के लिए अनिवार्य है कि सभी बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, तो ये आवश्यक है। इस प्रकार से आपने 5 प्रमुख कारक को देख लिया। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF इससे संबंधित उपलब्ध कराया जाता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।